बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने अकाउंटिंग फॉर सेल्स एंड अकाउंटिंग फॉर परचेजेस को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट अलाउड का ताल्लुक अकाउंटिंग फॉर सेल्स से है। डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर्स, तो हम लोग जब अपने कस्टमर्स को सेल्स करते हैं तो उनको जो डिस्काउंट दिया जाता है उसे कहा जाता है डिस्काउंट अलाउड। एंड डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर्स, जब हम लोग अपने सप्लायर से गुड्स परचेज कर रहे होते हैं तो उनको जो डिस्काउंट उनसे जो हम लोग डिस्काउंट ले रहे होते हैं उसे कहा जाता है डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट अलाउड का ताल्लुक आप लोगों की सेल्स के साथ और डिस्काउंट रिसीव्ड का ताल्लुक आप लोगों की परचेजेस के साथ होता है। अच्छा, अब इसकी ट्रीटमेंट हम लोगों ने कैसे करनी है? डिस्काउंट से मुराद होता है बेसिकली रिडक्शन इन प्राइसेस। डिस्काउंट से मुराद रिडक्शन इन प्राइसेस के 100 रुपए की चीज आपको 95 रुपीज में मिल जाती है, 100 रुपीज की चीज आपको 90 रुपीज में मिल जाती है। वो डिपेंड करता है कि आप लोगों को कितने परसेंट डिस्काउंट दिया गया है। अब यहाँ पर देखें डिस्काउंट की एक तो ये दो टाइप्स है ना कि डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, लेकिन हर इस डिस्काउंट की भी दो टाइप्स हैं। मतलब डिस्काउंट अलाउड की भी दो टाइप्स हैं। एक होता है हमारे पास ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा हमारे पास होता है कैश डिस्काउंट, जिसे हम लोग सेटलमेंट डिस्काउंट या फिर प्रॉम्प्ट पेमेंट डिस्काउंट भी कहते हैं। ये दो टाइप्स हैं हमारे पास डिस्काउंट अलाउड की, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट, सेटलमेंट डिस्काउंट या प्रॉम्प्ट पेमेंट डिस्काउंट। ये तीनों एक ही चीज के नेम है। डिस्काउंट रिसीव्ड में भी यही दो टाइप्स हैं, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। यहां पर भी दो ही टाइप्स हैं, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट होता है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स। अगर आप अपने कस्टमर्स को डिस्काउंट्स अलाउ करते हो या सप्लायर से डिस्काउंट रिसीव करते हो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स, मतलब जब आप लोग अपनी सेल्स कर रहे होते हैं उस टाइम पर अपने कस्टमर को अगर कोई डिस्काउंट देते हैं तो वो कहलाता है ट्रेड डिस्काउंट। या जब आप परचेजेस करने के लिए गए और उस टाइम पर आपके सप्लायर ने आपको अगर कोई डिस्काउंट दिया उसे कहा जाएगा ट्रेड डिस्काउंट। एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स टू कस्टमर और रिसीविंग ऑफ गुड्स फ्रॉम सप्लायर, उस टाइम पे मतलब जब आपकी ओरिजिनल ट्रांजैक्शन हो रही होती है उस टाइम पर अगर आपको कोई डिस्काउंट मिल जाए उसे कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट नाम से जाहिर है, जब कैश इन्वॉल्व हो जाता है, मतलब एट द टाइम ऑफ पेमेंट। अगर आप किसी किस्म का कोई डिस्काउंट रिसीव करते हैं या अपने कस्टमर्स को अलाउ करते हैं तो उसे कहा जाता है कैश डिस्काउंट। मतलब दोनों सेम टाइम पे नहीं है, दोनों डिफरेंट डिफरेंट है। अब आप लोगों के कुछ ऐसे कस्टमर्स होंगे, अभी हम लोग बात कर देते हैं डिस्काउंट अलाउड की, तो बिल्कुल इसका रिवर्स डिस्काउंट रिसीव्ड पे पहुंच जाएगा। अगर हम लोग बात करें, मेरे कुछ ऐसे कस्टमर्स होंगे जो मेरे पास आएंगे और मुझसे कैश सेल्स करेंगे और कुछ ऐसे होंगे जो मुझसे क्रेडिट सेल्स करके ले जाएंगे। मैंने दोनों को 100-100 रुपए की चीज बेची। कैश वाला आया, मैंने उसको 100 रुपए की चीज थी, 100 रुपए की चीज बेची, उसने मुझे 100 रुपए दे दिए। क्रेडिट वाला आया, मैंने उसको 100 रुपए की चीज दी लेकिन उसने कहा मैं आपको पेमेंट कुछ अरसे के बाद करूंगा। तो मैंने उसे कहा कि अगर तुम मुझे 10 दिन में पेमेंट कर दो तो मैं तुम्हें 10% डिस्काउंट दूंगा। कब? जब तुम मुझे पेमेंट करोगे और वो भी विद इन 10 डेज, तो मैं उसको कैश डिस्काउंट दे रहा हूं। मैंने एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन किसी किस्म का कोई डिस्काउंट नहीं दिया, तो मैंने ट्रेड डिस्काउंट को शामिल नहीं किया। अब देखें, अब अगर वो विद इन 10 डेज मुझे पेमेंट कर देता है तो क्या वो मुझे 100 रुपए देगा? कितने रुपीज देगा? 90 रुपीज देगा। तो बेचारे कैश वाले का क्या कसूर था? क्या आप एक तो दूसरे सेकंड पर्सन को उधार पे चीजें दे रहे हो, दूसरा 100 रुपए की चीज 90 रुपए में दे रहे हो। तो जो उस टाइम पर आपको कैश दे के जा रहा था उसका क्या कसूर था? क्या वो ज्यादा हकदार नहीं बनता था कि आप उसको ज्यादा डिस्काउंट देते क्योंकि वो पैसे दे के जा रहे हैं उसी टाइम? तो उसको भी डिस्काउंट दो।
जब आप लोगों ने एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन, मतलब आपका एक कैश कस्टमर था, आपने जैसे ही देखा कि भाई अगर आपको सारे पैसे 100% अमाउंट कैश पे रिसीव हो रही है, आपने उसको 10% डिस्काउंट दे दिया। लेकिन ये क्या कहलाएगा? ट्रेड डिस्काउंट। All right, at the time of transaction when goods are delivered to customers, उस टाइम पे आप जो डिस्काउंट दोगे उसे कहा जाएगा ट्रेड डिस्काउंट। और अगर आप लोगों ने कोई क्रेडिट सेल्स की हुई है और अपने रिसीवेबल से, डेटर से अमाउंट रिसीव करने के लिए आप उसे कोई डिस्काउंट देते हैं, उसे कहा जाता है कैश डिस्काउंट। दोनों में डिस्टिंग्विश कर लेंगे। अच्छा, अब आप लोग मुझे बताएं कि सपोज आप लोग मेरे कस्टमर्स हैं, मैंने आपको गुड सेल्स की, 100 रुपीज की मैंने आपको गुड सेल्स की, और उस पर मैंने आपको 10% डिस्काउंट दे दिया। अभी हम लोग चलते हैं ट्रेड डिस्काउंट की तरफ। आप मुझे कितने रुपीज देकर जाओगे? आप मुझे 90 रुपीज देकर जाओगे। हालांकि उसके ऊपर जो प्राइस टैग था, लिस्ट प्राइस थी उस गुड्स के ऊपर, वो कितने की थी? 100 रुपीज की। आपने मुझे कितने दिए? 90 रुपीज दिए। अब मुझे ये बताओ कि अगर आप में से कोई मेरा एक अकाउंटेंट हो, वो मेरी सेल्स कितने की रिकॉर्ड करेगा? मेरे पास तो 100 आया ही नहीं है। जबकि सेल्स क्या होती है कि गुड्स को डिलीवर करने पर, गुड्स को हैंड ओवर टू कस्टमर करने पर जो कॉन्सिडरेशन हम लोग रिसीव कर रहे होते हैं, वो हमारा रेवेन्यू, हमारी सेल्स, हमारी इनकम बनता है। तो मैंने कॉन्सिडरेशन कितनी रिसीव की है? 90 रुपीज की। तो सेल्स मेरी 100 की क्यों रिकॉर्ड करोगे? अच्छा चले, आप मुझसे 90 रुपए की चीज लेके चले गए, आपने 90 पे किया ना, घर पहुंचे, अम्मी ने पूछा बेटा कितने की ये चीज लाए हो, क्या कहोगे? तो ये कैसे हो सकता है कि मेरी तरफ से सेल्स 100 की और आपके परचेज 90 की? ट्रांजैक्शन तो एक ही है। तो ना लो, खत्म कर दो। नहीं, आप खुद देखें ना, ट्रांजैक्शन एक है, सिर्फ रेसिप्रोकल इफेक्ट है ना। आप एक चीज कह रहे हो कि 90 रुपए की मैं लेके आया हूं, तो मैं अपनी सेल्स 90 की क्यों ना रिकॉर्ड करूं? मैं 100 की क्यों रिकॉर्ड कर रहा हूं? अब अच्छा, आप देखें अक्सर ब्रांड्स वगैरह पे हम लोग जाते हैं, तो उन्होंने 50% ऑफ लगाया होता है। 5,000 रुपए की शर्ट आपको 2,500 रुपए की मिल रही होती है। आप 2,500 रुपए का बिल बनवा के लाते हो, बिल के ऊपर 2,500 रुपए आ जाते हैं, पे भी आपने 2,500 रुपए कर दिया, वो अपनी सेल्स 5,000 की रिकॉर्ड करेगा? वो अपनी सेल्स कितने की रिकॉर्ड करेगा? होता है ना ऐसा। तो वो जो डिस्काउंट उस टाइम पे हमें मिल रहा होता है ना, वो ट्रेड डिस्काउंट होता है। ट्रेड डिस्काउंट की रिकॉर्डिंग नहीं होती। ट्रेड डिस्काउंट की रिकॉर्डिंग नहीं होती, चाहे वो फॉर सेल्स हो, चाहे वो फॉर परचेजेस हो। ट्रेड डिस्काउंट की रिकॉर्डिंग नहीं होगी। देखिए भाई, कहने को तो मैं कह दूं भाई मेरा ये मोबाइल 50,000 रुपए का है, कहने को लिस्ट प्राइस कुछ भी हो सकती है, लेकिन हमने ये देखना है कि भाई हमारा कस्टमर हमें इसके अगेंस्ट कंसीडरेशन कितनी पे कर रहा है। जितनी मैं कंसीडरेशन रिसीव करूंगा ना, मेरी सेल्स उतने की रिकॉर्ड होंगी। मेरी सेल्स 100 की नहीं रिकॉर्ड होंगी। ऐसा नहीं है कि 100 रुपए की रिकॉर्ड करके 10 रुपए का उसमें डिस्काउंट लूंगा। तो भाई जो मुझे आए हैं मैं उतना रिकॉर्ड कर दूंगा। और राइट, तो वो जो ब्रांड्स वाला है जिसने एक शर्ट 5,000 रुपए की थी और 2,500 रुपए की दी आफ्टर 50% डिस्काउंट, वो अपनी सेल्स ही 2,500 की रिकॉर्ड करेगा, वो 2,500 का डिस्काउंट नहीं रिकॉर्ड करेगा। बात क्लियर हो गई? इसी तरह से मैंने जब आपको 10% डिस्काउंट दिया 100 रुपीज की गुड्स के ऊपर, मैं अपनी सेल्स 90 की जाके रिकॉर्ड करूंगा। डन। मैंने 100 की अपनी सेल्स रिकॉर्ड नहीं करनी। और आप भी अपनी परचेजेस अब 100 रुपए की नहीं रिकॉर्ड करोगे, जितना आप पे करके आ रहे हो आप उतने की रिकॉर्ड करोगे। तो हमेशा याद रखना कि ट्रेड डिस्काउंट की किसी किस्म की कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होती। ट्रेड डिस्काउंट आपकी लिस्ट प्राइस में से माइनस हो जाता है। ट्रेड डिस्काउंट आपकी लिस्ट प्राइस में से डिडक्ट हो जाता है। अब यहां पर देखें जरा, ट्रेड डिस्काउंट, दिस इज अ डिस्काउंटेड, दिस इज अ डेफिनेट प्राइस रिडक्शन गिवन टू अ कस्टमर्स। अब देखो, जब हम लोग होंगे ना डिस्काउंट रिसीव के ऊपर,
तो वहां पे लिख सकते हैं गिवन बाय द सप्लायर या रिसीव्ड फ्रॉम द सप्लायर। तो वहां पे थोड़ी सी वर्डिंग को चेंज कर देंगे बस। given a definite price reduction given to a customers at the time of सेल ट्रांजैक्शन, जहां पर पेमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है कि आप लोगों ने पेमेंट रिसीव की है या नहीं की। अच्छा, अब ये भी जरूरी नहीं है कि ट्रेड डिस्काउंट सिर्फ कैश कस्टमर्स को देना है, ये भी जरूरी नहीं है। आप अपने क्रेडिट कस्टमर्स को ट्रेड डिस्काउंट दे सकते हैं, क्रेडिट कस्टमर्स को भी ट्रेड डिस्काउंट दे सकते हैं। फिर उससे पैसे जल्दी लेने के लिए आप उसको कैश डिस्काउंट भी दे सकते हैं। ऑलराइट, मतलब क्रेडिट कस्टमर दोनों डिस्काउंट्स भी अवेल कर सकता है, लेकिन जो कैश कस्टमर होता है वो सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट की तरफ जाएगा, क्योंकि हम कैश तो वो उसी टाइम पे दे के जा रहे हैं। ऑलराइट, लेकिन बहुत कम ऐसे चांसेस होते हैं कि क्रेडिट वाले को आप ट्रेड डिस्काउंट भी दो और क्रेडिट भी दो, बहुत कम ऐसे चांसेस होते हैं। मोस्टली हम उसको कैश डिस्काउंट दिया करते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में दोनों आ जाएं तो हम दोनों कर सकते हैं। वहां पे आपने परेशान नहीं हो जाना कि क्रेडिट कस्टमर है तो ट्रेड डिस्काउंट क्यों दिया है, तो दोनों भी हम उसको अलाउ कर सकते हैं। अब देखें, this is a definite price reduction given to a customer at the time of sales transaction. The invoice is issued. अच्छा मुझे बताएं, आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट मैं जो आपको बिल बना कर दूंगा, 100 रुपए की चीज थी, 10% मैंने आपको डिस्काउंट दिया, जो मैं बिल बना के दूंगा कितनी अमाउंट का बना के दूंगा, 90 रुपीज का, आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट। तो यहाँ पे देखो, द इनवॉइस इज इशूड एट द रिड्यूस्ड अमाउंट, मतलब 100 रुपीज की इनवॉइस बना के देनी है। बिल आप लोगों ने फुल ग्रॉस अमाउंट के साथ नहीं बनाना, नेट अमाउंट के साथ बना के देना है, आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट। So there are no double entry problems caused by this type of discount. अब देखो, आप लोगों ने कहा था कि सेल्स डे बुक में जब आप लोगों ने सेल्स रिकॉर्ड करनी है तो उसके लिए सोर्स डॉक्यूमेंट कौन सा था, सेल्स इनवॉइस है। और सेल्स इनवॉइस के ऊपर आप लोग कितने की इनवॉइस जनरेट कर रहे हो, तो सेल्स डे बुक में कितने की सेल जाके लिखोगे, 90 की जाके लिखोगे। तो क्या किसी किस्म का कोई डिस्काउंट लिखा, तो डिस्काउंट के लिए डबल एंट्री प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। क्लियर हो गया कि जब आपकी इनवॉइस डिस्काउंट लेस करने के बाद है तो आपको कहीं पे भी अपना डिस्काउंट शो करने की जरूरत नहीं। द सेल्स रेवेन्यू इज सिंपली रिकॉर्डेड एट नेट और ट्रेड डिस्काउंट अमाउंट। तो हम लोग जो अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड करते हैं वो 100 रुपीज का रिकॉर्ड नहीं करते, हम अपनी लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट को डिडक्ट करने के बाद जो नेट अमाउंट आती है अपना रेवेन्यू मतलब सेल्स, उसी के ऊपर जाके रिकॉर्ड करेंगे। आई होप कि ये बात आपको समझ आ चुकी होगी। नीचे एक एग्जांपल दी गई है कि 100 रुपीज की गुड्स की 5% डिस्काउंट है, तो हम लोग अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे 95 रुपीज के ऊपर। ऑल राइट, अब चलते हैं हम लोग कैश डिस्काउंट, सेटलमेंट डिस्काउंट और प्रॉम्प्ट पेमेंट डिस्काउंट। अच्छा, ये बात ना जरा समझने वाली है। आपने अपने कस्टमर्स को गुड सेल कर दी, हो सकता है उस टाइम पर आपने कुछ डिस्काउंट दिया हो, ट्रेड डिस्काउंट दिया भी हो, तो आप उसको अपना रिसीवेबल कौन सी अमाउंट के ऊपर बनाएंगे। सपोज 100 रुपए की गुड्स थी, आपने उसको ना उस टाइम पे 10% आपका वैसे ही ऑफ लगा हुआ था, तो ऑफ फॉर ऑल होता है, फिर कोई भी आ गया है आपने ऑफ देना है 10%। आप 100 रुपए की चीज कितने की दोगे, 90 रुपीज की। और जो आपको आपने जिसको सेल्स की वो आपका दोस्त निकला और उसने कहा कि भाई आपको पेमेंट कुछ दिन के बाद करूंगा। अब आपसे क्या कहोगे, और नहीं भी नहीं फिर तूने मुझे 100 रुपए देने हैं, कितने रिसीव करोगे। अब आप उसको अपना रिसीवेबल 100 रुपीज से बनाने जा रहे हो, 90 रुपीज से, 90 रुपीज से उसको अपना रिसीवेबल बनाने जा रहे हो। ये बात क्लियर हो गई, कोई इशू यहां तक। अच्छा, अब देखो, आपको पता है कि भैया आपका दोस्त है, ये बाद में मुकर जाएगा, ये पैसे नहीं देगा और ये बड़ा लालची इंसान है। अगर मैं से ये कहूँ ना कि यार मैं तुम्हें मजीद 10% डिस्काउंट दूंगा अगर तुम मुझे विद इन 10 डेज पेमेंट कर दो, तो मुझे अमाउंट मिल सकती है, अदरवाइज इसमें भूल जाना है, तो आप उसे ऑफर करा देते हैं। आप उसे कहते हैं कि भाई अगर तुमने 10 दिन में पेमेंट कर दी ना, तो मैं तुम्हें मजीद 10% डिस्काउंट दूंगा।
बात सुन लेना। कितने का? तो फिर वो 10% डिस्काउंट दूंगा, तो अगर वो डिस्काउंट को अवेल कर जाता है तो वो मुझे कितने रुपीस देगा? 81 रुपीस देगा। 80 नहीं। अच्छा, अब ये रूल क्या है, जो अमाउंट हमने रिसीव करनी है ना, डिस्काउंट उसके ऊपर देना है, लिस्ट प्राइस के ऊपर डिस्काउंट नहीं देना। वो मेरा रिसीवेबल है 90 रुपीस का, मैंने जो 10% डिस्काउंट देना है वो 90 का 10%, और वो 9 रुपए बनता है, मैंने 9 रुपए का डिस्काउंट देना है। तो इस बात का क्वेश्चन में ख्याल रखिएगा कि दोबारा से 100 का 10% नहीं ले लेना। 100 का 10% इज इक्वल टू 10, एंड 90 का 10% इज इक्वल टू 9। तो आपने ना रिसीवेबल्स को आगे आके डिस्काउंट देना है, जो आपकी रिसीवेबल अमाउंट होती है उस पर डिस्काउंट देना होता है। तो 90 मल्टीप्लाइड बाय 10%, तो 9 का डिस्काउंट हो गया। तो कितनी अमाउंट रिसीव करोगे अगर वो विद इन टाइम पे कर देता है? 81। जहां तक बात क्लियर हो गई? अगर वो विद इन 10 डेज पे कर दे तो, और अगर ना करे तो 90 रुपीज पूरे ही उससे लेंगे। ये बात समझ आ गई सब? अच्छा, अब देखो यहां पर बात क्या आती है, कहते हैं अब ये जो मैं उसको डिस्काउंट देने जा रहा हूं ना, फर्स्ट वाला 10%, वो तो है मेरे पास ट्रेड डिस्काउंट, और वो मैंने रिकॉर्ड ही नहीं करना। वो तो मैंने अपनी सेल्स भी 90 पे रिकॉर्ड कर देनी है और अपना रिसीवेबल भी 90 का बना देना है। यहां पर अकाउंटिंग कहती है कि जब आप लोग अकाउंटिंग फॉर सेल्स कर रहे हो ना, अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड करना हो, तो यहां पर अकाउंटिंग का एक कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हो जाता है, जिसमें कहा जाता है कि आपने अपनी इनकम को और एसेट्स को ओवरस्टेट नहीं करना। इनकम को और एसेट्स को ओवरस्टेट नहीं करना आप लोगों ने। अब रिसीवेबल भी आपका एसेट है, इनकम आपकी रेवेन्यू वगैरह, इसको ओवरस्टेट करके नहीं बताना। मींस दैट कि भाई अगर आप किसी से उसकी सैलरी पूछो ना, सैलरी होती है उसकी 30-40 हजार रुपए, और वो बताता है 80 हजार रुपये ले रहा हूं, तो इसके लिए मना किया गया है कि आपने गलत बयानी नहीं करनी, जो है वही बताओ। बात समझ आ गई? अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि मैंने अगर स्टार्ट में 90 रुपीज का अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड कर दिया, और साथ में मैंने रिसीवेबल से रिकॉर्ड किया हुआ है, क्रेडिट सेल्स है, मैंने कहा कि मेरी इनकम 90 रुपीज की हुई है, और मेरा दोस्त 10% डिस्काउंट को अवेल कर जाता है, मुझे कितने रुपए देगा? तो एक चीज सेल करने पे मुझे मिल रहा है 81 रुपीज, मैंने 90 क्यों रिकॉर्ड किया होगा? आपको नहीं लगता कि मैंने अपनी इनकम को ओवरस्टेट किया हुआ है? आपको नहीं लगता कि मेरी सेल्स बेसिकली 90 की नहीं है, 81 की है, मुझे उसके अगेंस्ट पैसे ही 81 मिले हैं, और मैंने सेल्स को रिकॉर्ड कितने पे जाके कर दिया है? तो क्या मैंने गलत नहीं कर दिया? लेकिन क्या ये मुझे कंफर्म था उस टाइम पर कि मेरे दोस्त ने डिस्काउंट लेना है? ये कब कंफर्म हुआ? जब उसने मुझे पैसे दिए, जबकि ये तो दो डिफरेंट ट्रांजैक्शंस हैं। एक ट्रांजैक्शन मैंने रिकॉर्ड करनी है एट द टाइम व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड टू हिम, ऐसे ही है ना, उस टाइम पे मैंने अपना रिसीवेबल बनाना है। दूसरी ट्रांजैक्शन जब मेरे रिसीवेबल ने मुझे पैसे देने हैं। दो डिफरेंट डेट्स हैं, दो डिफरेंट ट्रांजैक्शंस हैं। तो यहां पर अकाउंटिंग कहती है कि जब पहली ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने लगो ना, उस दिन तुम अपनी अजम्पशन दो। जिस दिन फर्स्ट ट्रांजैक्शन कौन से वाली? रिसीवेबल टू सेल्स, रिसीवेबल जिस दिन क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड करने लगूंगा, जिस दिन मैं उसको गुड्स हैंड ओवर करूंगा, उस दिन क्या मैं सेल्स की रिकॉर्डिंग नहीं करूंगा? एंट्री क्या बनेगी मेरे पास? रिसीवेबल टू, अच्छा ये बात कंफर्म है कि 90 पे तो जरूर आएगा, ट्रेड डिस्काउंट मैंने माइनस कर दिया। अब क्वेश्चन ये आता है 90 या 81? 90 या 81? तो यहां पर अकाउंटिंग ने कहा अपनी अजम्पशन लो, क्योंकि वो तुम्हारा रिसीवेबल है,
तो क्या किसी ऐसे पर्सन को क्रेडिट सेल्स करोगे जिसे आप जानते भी नहीं हो? मतलब जानते हो उसको पहले से, जानते हो तो आपको पता होगा कि वो आपके दिए हुए डिस्काउंट्स को अवेल करता है या नहीं करता। तो आपको पता नहीं होगा पास्ट हिस्ट्री से कि जब जब मैंने डिस्काउंट ऑफर किया है, इस बंदे ने डिस्काउंट को अवेल कर लिया या इस बंदे ने डिस्काउंट को अवेल नहीं किया। क्या आपको पता नहीं होगा? आप अपने दोस्त के बारे में, अपने रिसीवेबल के बारे में इस टाइम पर अजम्पशन ले लें कि भाई मैं इसको 10% डिस्काउंट दे रहा हूं और मुझे लगता है कि मेरा रिसीवेबल डिस्काउंट को अवेल कर जाएगा। दो ही अजम्पशन हो सकती है ना, कि या तो वो डिस्काउंट को अवेल कर जाएगा या डिस्काउंट को अवेल, हम सोच रहे हैं कि वो डिस्काउंट को अवेल कर जाएगा, लालची दोस्त है, तो मुझे कितने पैसे देगा? तो अकाउंटिंग कहती है जब आपको पता है कि आपको उससे रिसीव ही 81 होने हैं, तो अपना रिसीवेबल आप लोग जाकर 90 का क्यों रिकॉर्ड कर रहे हो? रिसीवेबल आपका एसिड नहीं है। जैसे ही आप 90 का रिकॉर्ड करोगे ओवरस्टे नहीं हो जाएगा। तो अकाउंटिंग का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो हिट हो जाता है। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट उसकी ऐसी की तैसी हो जाती है। इसे प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहा जाता है, जिसमें हम लोग कहते हैं कि एसिड्स एंड इनकम नेवर बी ओवरस्टेटेड। ऑलराइट, इसका दूसरा पार्ट भी अभी मौजूद है, पढ़ लोगे। अच्छा, इसको बहुत मरतबा पढ़ोगे तो ये वैसे ही याद हो जाएगा, ये कॉन्सेप्ट और भी बहुत से कॉन्सेप्ट वैसे ही याद हो जाएंगे, इतनी मरतबा इनके नाम यूज होते हैं। अच्छा, अब क्या करना है? अब आप बताओ, आप लोग खुद सेंसिबल बंदे हो, आप खुद सोचो कि एक पर्सन ने आपको कुछ दिन बाद देने ही 81 रुपीज है, तो क्या आप अपना रिसीवेबल 90 पे रिकॉर्ड करोगे? तो कितने पे रिकॉर्ड करो? अच्छा, जब मिलने ही 81 रुपीज है तो क्या अपनी सेल्स 90 पे रिकॉर्ड करूं? तो 81 पे रिकॉर्ड करता हूं। ये बात समझ आ गई? कब? जब जब आप अपने कस्टमर्स को, ये कैश डिस्काउंट था, कैश डिस्काउंट अलाउ करें और आपकी ये अजम्पशन हो कि आपका कस्टमर डिस्काउंट को अवेल कर जाएगा, तब आप लोगों ने नेट अमाउंट के ऊपर जाके रिकॉर्डिंग करनी है। बात क्लियर? दूसरी अजम्पशन क्या हो सकती है? डिस्काउंट को अवेल नहीं करेगा। तो ऐसी सिचुएशन में आप लोगों ने रिकॉर्डिंग क्या करनी है? रिसीवेबल टू सेल्स, कितनी अमाउंट के साथ? ये बात भी क्लियर है? ये दोनों अजम्पशन मैंने साइड साइड लिखी। ये ट्रांजैक्शन कब रिकॉर्ड करोगे? एट द टाइम व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड टू कस्टमर। ऑलराइट, सपोज करते हैं कि 1 जनवरी ईयर 1, ये उस दिन रिकॉर्डिंग हो। यहां तक किसी बच्चे को कोई इशू? गुड। अब चलते हैं पेमेंट की तरफ। कब इसे अमाउंट रिसीव करनी है? अब हम लोग पहुंचे पेमेंट डेट पर। कैसे ही पेमेंट डेट पर पहुंचे, अब पहली मेरी अजम्पशन, मैंने कहा कि मेरा जो दोस्त है, मेरे जो कस्टमर है, रिसीवेबल है, वो डिस्काउंट को अवेल कर जाएगा ये, और वो मुझे विद इन 10 डेज पेमेंट कर देगा। और उसने ऐसा ही किया कि वो मेरी अजम्पशंस के बिल्कुल मुताबिक गया कि उसने जाके डिस्काउंट को अवेल कर लिया। मुझे कितने पैसे देगा? 81। अब जब मैं उससे पैसे रिसीव करूंगा तो मैं कैश को डेबिट कौन सी अमाउंट से करूं? जितनी अमाउंट मैंने रिसीव की। और अपना क्रेडिट किस चीज को करूंगा? और मैंने रिसीवेबल अपना कितना बनाया हुआ था? बस स्टोरी खत्म हो गई। मैंने भी उसको 81 से रिसीवेबल बनाया हुआ था और उसने भी मुझे 81 दिए, और सेल्स भी मैंने 81 ही लिखी हुई थी। कोई मसला है? ऑल क्लियर? अच्छा, फिर क्या जरूरी है कि वो डिस्काउंट्स को अवेल कर जाए? अब ये आप अपने कस्टमर्स को डिस्काउंट ऑफर तो करवा सकते हो, लेकिन बाय फोर्स नहीं है ये। अब तो ये नहीं कह सकते भाई मैंने तुम्हें डिस्काउंट दिया है तो बस मैं निकाल अब पैसे, 81 रुपीज अब मुझे दो, बस ऐसा नहीं हो सकता। ये कस्टमर पे डिपेंड करता है। उसके बाद दो ऑप्शन है कि एक तो वो बेनिफिट ले ले इस 9 रुपीज का, वो जो 9 रुपीज का उसको डिस्काउंट मिल रहा है,
₹9 का मिल रहा है ना। देखो ऊपर वाला ट्रेड डिस्काउंट तो वो तो फ्री फॉर ऑल था ना, जो हर किसी को मिल रहा था। मुझे एक तो डिस्काउंट मिल रहा है जल्दी पेमेंट करने पर ₹9 का, लेकिन अगर जल्दी पेमेंट ना करूं तो मजीद 20 डेज भी तो मेरे पास है ना। मतलब इन टोटल क्रेडिट पीरियड 30 डेज का है मेरा। अब ये कस्टमर पे डिपेंड करता है कि वो लॉन्गर क्रेडिट पीरियड को अवेल करना चाह रहा है या उस ₹9 को अवेल करना चाह रहा है। अब उसने खुद से ये असेसमेंट करनी होती है कि उसका ज्यादा बेनिफिट किस चीज में है। अब ये देखो कि अगर मैं उसको ₹100 की या ₹90 की चीजें डिलीवर कर देता हूं और वो 30 दिन तक मुझे पैसे नहीं देता, इसका मतलब वो ₹90 मेरे यूज कर रहा है। और वो हो सकता है उस 90 से जाकर 20% 25% अर्न कर ले। उसमें से अगर वो मुझे ₹9 दे भी देगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उसे। बात क्लियर। देखो बिजनेस मतलब वो मुझसे भी ज्यादा चालाक निकला कि वो अपना बिजनेस मेरे पैसे से कर रहा है, प्रॉफिट अर्न करता है वहां से, उसमें से कुछ मुझे दे देता है, कुछ अपने पास रख लेता है। बात क्लियर। लेकिन अगर किसी कस्टमर को ये लगे कि नहीं भाई, मैं इतने अरसे में इतना अर्न नहीं कर पाऊंगा जितना मुझे डिस्काउंट मिल रहा है, तो उसने डिस्काउंट की तरफ आ जाना है, उसने मुझे जल्दी से पेमेंट कर देनी है। बात क्लियर हो गई। तो ये कस्टमर पे डिपेंड करता है कि उसने डिस्काउंट को अवेल करना है या लॉन्गर क्रेडिट पीरियड को अवेल करना है। ये तो मुझे उस टाइम पे पता चलेगा ना जब मुझे पेमेंट हो रही होगी कि डिस्काउंट को अवेल किया गया या लॉन्गर क्रेडिट पीरियड को अवेल किया गया। अगर मेरी अजम्पशन के मुताबिक गया कि मेरी अजम्पशन थी डिस्काउंट को अवेल करेगा और वो कर गया, बस कैश को डेबिट करो, रिसीवेबल क्रेडिट करो, स्टोरी द एंड। क्लियर। लेकिन उसने विद इन 10 डेज मुझे पेमेंट नहीं की, वो लॉन्गर क्रेडिट पीरियड के लिए चला गया। अब क्या 81 लूंगा मैं उससे। अब मैंने कितनी अमाउंट लेनी है और वो मुझे कितनी अमाउंट का चेक बना के देगा? ₹90 का। तो मैंने कैश को डेबिट करना है कितने से? अब बात सुन लेना, बाद में लिख लेना, सब कुछ बुक में लिखा हुआ है। कैश को मैंने डेबिट करना है या बैंक अकाउंट को? ₹90, जितनी अमाउंट मैंने रिसीव करनी है। कोई इश्यू किसी को? क्रेडिट किसको करूं? किससे आए हैं ये पैसे? तो रिसीवेबल को क्रेडिट करता हूं, तो इसमें सोचने वाली कौन सी बात थी? लेकिन रिसीवेबल को क्रेडिट कौन सी अमाउंट से करूं? ऊपर मैंने उसको बनाया हुआ था ₹81 से अपना रिसीवेबल, क्रेडिट में करूं उसको ₹90 से। मतलब मैं ऐसे कहूं ये लो भाई आपने ₹9 मैंने तुम्हें देनी है। क्रेडिट करने से तो मुझे मुराद है ना कि रिसीवेबल को डिक्रीज कर देना। वो था 81 का रिसीवेबल, कम कर रहा हूं 91, सॉरी 90। तो इसका मतलब तो यही हो गया ना कि भाई मैंने तुम्हारे अब ₹9 देनी है। क्या गलत नहीं है? मतलब एक बंदे ने मेरे ₹81 देने हैं, मैंने रिकॉर्ड भी 81 किए हुए हैं, उसने मुझे 90 दे दिए, मैं क्रेडिट जाके 90 करूंगा? नहीं, जितने से रिसीवेबल बनाया था बस। अब क्या वो आपका रिसीवेबल है? जैसे उसने ये आपको पेमेंट की, क्या वो आपका रिसीवेबल है? बस उसको अपने रिसीवेबल की लिस्ट से निकाल दो। कैसे निकालोगे? जितने का रिकॉर्ड किया था उतने का क्रेडिट कर दो, जितने का डेबिट उतने का क्रेडिट। ही इज नो मोर माई रिसीवेबल। बात क्लियर हो गई। अच्छा अब देखो डिफरेंस आ गया। जर्नल एंट्री का रोल उन्होंने कहा भाई क्या किया है ये, डेबिट क्रेडिट मस्ट बी इक्वल। ऑलराइट। तो यहां पे नजर पड़ी हमारी सेल्स के ऊपर कितने की रिकॉर्ड की हुई है, जबकि पैसे कितने रिसीव किए हैं। ऐसा नहीं है जैसे मैंने अपनी सेल्स को अंडरस्टेट किया हुआ है बाय ₹9। तो जाओ ना अपनी सेल्स को इंक्रीज कर दो, उससे माफी मांगो, भाई गलती हो गई हमसे, हमने तुम्हें 81 का रिकॉर्ड किया था। बेसिकली हमने तुम्हें रिकॉर्ड करना था 90 से, तो 81 का पहले से रिकॉर्ड है, 9 के मजीद रिकॉर्ड कर दो, सेल्स 90 की हो गई है। बात क्लियर? एनी इशू? आई होप कि ये स्टोरी समझ आ गई होगी आप लोगों को। क्या स्टोरी थी? पहला कि आप लोग जब अपनी सेल्स रिकॉर्ड करने लगो उस टाइम पर अजम्पशन ले लो
क्या आपके रिसीवेबल ने आपके कैश डिस्काउंट को अवेल करना है या नहीं करना। अगर आपकी अजम्पशन है कि आपका रिसीवेबल आपके डिस्काउंट्स जो आप उसको अलाउ कर रहे हैं वो अवेल कर जाएगा, तो कहा गया है कि आपने अपनी सेल्स और रिसीवेबल्स को नेट अमाउंट पे रिकॉर्ड करना है। तो हम लोगों ने नेट अमाउंट पे रिकॉर्ड कर दिया। अब आपने वेट करना है पेमेंट का, और अगर पेमेंट आपको हो जाती है विद इन 10 डेज, मतलब उस टाइम पीरियड के अंदर कि आपका कस्टमर डिस्काउंट को अवेल कर जाता है, तो कैश डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट स्टोरी द एंड। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो अब रिसीवेबल से आप लोगों ने पूरी अमाउंट रिसीव करनी है। अमाउंट पूरी रिसीव करोगे तो कैश या बैंक को डेबिट करोगे फुल अमाउंट के साथ, रिसीवेबल को क्रेडिट करोगे जितने का रिकॉर्ड किया था। बात क्लियर। तो और ये जो डिफरेंस आएगा इसमें आप लोगों ने इसको इंक्रीज करना है अपनी सेल्स। गॉट इट। अब क्या इसमें कोई डिस्काउंट शामिल है? नहीं, कोई तो डिस्काउंट नहीं आएगा यहां पर आप लोगों ने अपनी सेल्स को जाकर रिकॉर्ड कर देना है। बात क्लियर। जितनी अमाउंट रिसीव करोगे उसके अगेंस्ट दो चीजें क्रेडिट करोगे, एक अपना रिसीवेबल और दूसरा जो डिफरेंस आएगा अपने रेवेन्यू को इंक्रीज कर दोगे। अब खुद सोचो कि अगर कोई चीज सेल करने पर कंसिडरेशन मुझे 90 मिल रही है तो मुझे अपना रेवेन्यू भी तो 90 रिकॉर्ड करना चाहिए ना। मैंने कितना रिकॉर्ड किया हुआ था 81, तो क्या करूं 9 का मजीद रिकॉर्ड कर दो। क्लियर हो गई है बात। दूसरी साइड पे आ जाओ। क्या कि हम लोगों ने कहा मेरा कस्टमर डिस्काउंट को अवेल नहीं करेगा, तो मैंने अपना रिसीवेबल कितने पे रिकॉर्ड किया 90 पे, और मैंने अपना रेवेन्यू कितने पे रिकॉर्ड किया, और मेरा रिसीवेबल मेरे मुताबिक ही निकला। मतलब उसने भी डिस्काउंट को अवेल नहीं किया, मेरे मुताबिक निकला। मैंने भी यही कहा कि वो नहीं करेगा, उसने भी डिस्काउंट को अवेल, तो मुझे कितने पैसे देगा? तो भाई रिसीव करो उसे 90। और कोई इशू किसी को? क्या बात है, ये लो स्टोरी द एंड हो गई। राइट। लेकिन मैंने जो सोचा था ना इस बार रिसीवेबल ने ट्विस्ट मार दिया। उसने कहा भाई अच्छा भला डिस्काउंट है, 9 को 9 मिलियन समझ लो। उसने कहा मैं तो इसी को अवेल करूंगा। कितने पैसे देगा? आप कितने पैसे देगा? 81। तो यहां पर आके लिखूंगा कैश। अब मैं उसे ये नहीं कह सकता नहीं भाई नहीं, ये क्या बात हुई, मैंने तुम्हें 90 रुपए का लिखा हुआ है, चलो मुझे अब 90 ही देना। डिस्काउंट भी तो मैंने दिया हुआ है, मैं उसके साथ बहस नहीं कर सकता। और मैं किसी को अपने कस्टमर को ये भी नहीं बता सकता यार ये क्या बात हुई, मैंने तो सोचा था तुम मुझसे डिस्काउंट ले जाओगे, मैंने तुम्हें 81 का रखा हुआ था, तुमने डिस्काउंट ही नहीं लिया। भाई उसकी मर्जी। ओके, मैंने अपनी अकाउंटिंग को सेट कर लेना है। अब क्या करना है, और वो डिस्काउंट ले गया, अब मुझे उससे जाकर 81 ही रिसीव करना पड़ेगा। कैश को डेबिट करूंगा जितनी अमाउंट आई है। कितनी? 81। अच्छा इसको देखो, इस डिस्काउंट का नाम क्या है? कैश डिस्काउंट। मतलब जब तुम मुझे कैश पे करोगे तब मैं तुम्हें डिस्काउंट दूंगा। सेटलमेंट डिस्काउंट क्या मतलब कि जैसे ही ये पेमेंट कर दोगे यू आर नो मोर माई रिसीवेबल। मतलब अब मैं अपने रिसीवेबल को क्रेडिट अगर यहां पे 81 से कर देता हूं तो सेटलमेंट तो ना हुई, क्योंकि मैंने उसको अपना डेटर बनाया हुआ है 90 से और उसको क्रेडिट कर रहा हूं 81 से। इट मींस दैट मैं उससे ये कह रहा हूं कि भाई अभी तूने मेरे 9 रुपए देने हैं, लेकिन क्या इस ट्रांजैक्शन के बाद वो मुझे 9 रुपए देगा? वो तो कहेगा भाई कैसी बातें कर रहे हो, तुमने ही तो डिस्काउंट दिया है, तो मैं कहां से दूं? तो क्या मैं उसको क्रेडिट जाके 81 से करूं? नहीं, जितने का रिसीवेबल था रिसीवेबल को सेट ऑफ करना है, जितना डेबिट किया था उतना ही क्रेडिट करोगे। बात समझ आ गई? तो आपने अपने रिसीवेबल को यहां पर क्रेडिट कर देना है 90 रुपीज से। ऑलराइट। अभी फिर जर्नल एंट्री के रूल्स ने परेशान कर दिया। उन्होंने कहा नहीं भाई नहीं, कुछ और करो, कुछ और सोचो। अभी बहुत कुछ बाकी है। 81 और 99 का डिफरेंस है कौन सी साइड पर? डेबिट साइड। पहले क्रेडिट साइड पे था, अब डेबिट साइड पर है। अब हमने कहा कि 9 का डिफरेंस
यहां पे 9 लेकर आ गए, लेकिन इसके सामने डिस्क्रिप्शन क्या आनी है कि भाई ये 9 कहाँ गया। अब यहां पर हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, क्या आप, और ये हमारी अकाउंटिंग पॉलिसी के मुताबिक होते हैं, क्या हम लोग इसकी रिकॉर्डिंग कैसे कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें कहा गया है कि आपने डेबिट करना है। देखो ये मैं डेबिट करने जा रहा हूं। दो ऑप्शंस हैं कि या तो डिस्काउंट अलाउड का सेपरेट अकाउंट बनाओ, ये डिस्काउंट अलाउ किया है ना आप लोगों ने, ये पहली सिचुएशन आई है जहां पे मैं डिस्काउंट को रिकॉर्ड कर रहा हूं, अदरवाइज नेट ऑफ करके लिख दिया करता था। बात समझ आ गई। तो यहां पर आकर आप लोगों ने डिस्काउंट अलाउड का अलग से अकाउंट बनाना है और डिस्काउंट अलाउड के अकाउंट को डेबिट करना है। बात क्लियर। अगर ये ना करो, मतलब कुछ कंपनीज ऐसी होंगी, कुछ बिजनेसेस ऐसे होंगे जो आपसे कहेंगे कि नहीं भाई हम डिस्काउंट अलाउड का अलग से अकाउंट नहीं बनाते। तो अब देखो, मैंने कितनी अमाउंट रिसीव की, जबकि मैंने सेल्स कितने की रिकॉर्ड की हुई है। ऐसा नहीं है मैंने उन्हें सेल्स को ओवरस्टेट किया हुआ है। तो सेल्स से माफी मांगो, उसे कहो कि भाई आ जाओ क्रेडिट कर दे, डेबिट कर देते हैं तुम्हें। तो ये दो ऑप्शन है, इन दोनों में से कोई सा एक करना है। ऑलराइट। अगर आप डिस्काउंट अलाउड भी करते हो ना, तो जब हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे होते हैं ना, तो 90 में से 9 ने माइनस ही होना है। सेल्स में से डिस्काउंट अलाउड माइनस हो जाता है, तो जैसे ही 90 में से 9 माइनस होगा तो आपकी 81 की ही सेल्स आ जाएंगी। और अगर सेल्स के ही अकाउंट को भी डेबिट कर दोगे तो जो आपका बैलेंस आएगा वो 81 का ही रह जाएगा। बात क्लियर हो गई सब बच्चों को। अब ये सारी स्टोरी आपको समझ आ जाएगी, डिस्काउंट अलाउड की ये सारी स्टोरी अब आप लोगों को समझ आ जाएगी। देखें, a settlement discount might be offered in order to persuade credit customers to pay early. For example, a cash discount of 4% may be offered to a customer if pays within 10 days. Otherwise, he will pay full amount within 30 days. That is normal credit terms of the business. अब ये इनवॉइस पे मेंशन होता है। अच्छा, इसको लिखने का ना एक प्रॉपर मेथड होता है कि हम लोगों ने इसी पूरी लाइन को किस तरह से लिखना है। कैश डिस्काउंट ऑफ 4%, दिस ये, इसको लिखने का ना एक शॉर्टकट मेथड है। और वो क्या है, वो है 4/10 कोमा n/30। हो सकता है किसी एमसीक्यूज में बिल्कुल ऐसे ही लिखा हुआ हो। अब इधर एन से मुराद है टाइम पीरियड, एन से मुराद है टोटल क्रेडिट पीरियड। क्या भाई टोटल क्रेडिट पीरियड है आपके पास 30 डेज का। n/30 से मुराद टोटल क्रेडिट पीरियड है आपके पास 30 डेज का, कोमा इफ यू पे इन 10 डेज आई विल गिव यू 4% डिस्काउंट। ऑलराइट। तो ये मतलब इतनी बड़ी लाइन को ना शॉर्ट करके ऐसे लिख देते हैं कि 4% आपको डिस्काउंट मिलेगा अगर आप 10 दिन में पे कर दो, लेकिन अगर आपने पे ना किया तो विद इन 30 डेज टोटल अमाउंट पे करना। बात क्लियर हो गई। इट इज फॉर द कस्टमर्स to decide whether to take advantage of paying a discount reduced amount by paying early or to take advantage of longer credit period, however paying the full amount। अब ये कस्टमर पे डिसाइड उसने करना है कि वो डिस्काउंट को अवेल करना चाहेगा या लॉन्गर क्रेडिट पीरियड को अवेल करना चाहेगा, उसकी मर्जी है। हमने क्या करना है, although offering this discount encourages early receipts of cash from credit customers, there is still loss of revenue to the entity seller's business। अब वो कहता है कि लाजिम बात है जब आप डिस्काउंट देंगे तो आप कम अमाउंट रिसीव करोगे, कम अमाउंट रिसीव करोगे तो आप क्या अपना रेवेन्यू 90 पे रिकॉर्ड करोगे, कितने पे रिकॉर्ड करोगे 81, आपका लॉस हो नहीं जाएगा।
रेवेन्यू को लॉस हो जाएगा कि अब 90 पे नहीं रिकॉर्ड करना है, कितने पे करना है, 81 पे जाके करना है। देखो कहते हैं व्हेन अ बिजनेस मेक अ सेल, it does not know whether the customer will take advantage of the settlement discount or not. Therefore, this is dealt in following ways. अब ये टोटल 4 तरीके थे, मतलब बेसिकली 2, लेकिन हर किसी के अपने 2 दो, तो ये टोटल 4 बन जाते हैं। पहला ये देखें, कहते रिकॉर्ड द रेवेन्यू फॉर द if the customer is not expected to pay, ये आपकी फर्स्ट सिचुएशन, उसके मुताबिक ये जो लेफ्ट हैंड साइड पर है, कहते हैं फुल अमाउंट के साथ अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड कर देना अगर आपको ये लगे कि कस्टमर डिस्काउंट को अवेल नहीं करेगा। तो हम लोगों ने 90 के साथ रिकॉर्डिंग कर दी। दूसरी सिचुएशन देखें, कहते हैं रिकॉर्ड द रेवेन्यू फॉर reduced net of discount amount if the customer is expected to pay। अब ये जो हम लोगों ने एग्जांपल की है राइट हैंड साइड वाली, ये उसकी बात करता है रिड्यूस्ड अमाउंट। तो हमारी जब एक्सपेक्टेशन थी कि हमारा कस्टमर डिस्काउंट को अवेल कर जाएगा, तो हम लोगों ने अपना रेवेन्यू और रिसीवेबल रिड्यूस्ड अमाउंट नेट अमाउंट 81 के साथ जाके रिकॉर्ड किया होगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखें। अब फर्स्ट सिचुएशन कि अगर वो कहता है कि आपने फुल अमाउंट पे रिकॉर्ड किया हुआ है कि आपके कस्टमर ने डिस्काउंट को अवेल नहीं करना, इफ कस्टमर डज नॉट पे अर्ली एज एक्सपेक्टेड, मतलब हमारी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक गया, तो फुल अमाउंट पे कर देगा। ऐसा ही है, मैंने भी उसको अपना रिसीवेबल फुल अमाउंट से बनाया हुआ था, तो कहता है द फुल अमाउंट इज ड्यू एज रिकॉर्डेड अर्ली। तो अब वो जब पे करेगा तो कैश डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट बाय 90 हो जाएंगे। क्लियर? फिर सेकंड, एक कस्टमर पेज अर्ली एंड इज entitled to discount, recognize the reduction in revenue by the amount of, अमाउंट कितने का डिस्काउंट दे रहे हो, 9 का, 9 का डिस्काउंट दे रहे हैं, 10 तो परसेंट है ना, डिस्काउंट कितने का दे रहे हैं, 9 का। तो ये आपके रिडक्शन इन रेवेन्यू का पार्ट बन जाएगा कि जो रेवेन्यू आपने 90 पे रिकॉर्ड किया हुआ था, अब वो 90 का नहीं रहेगा, अब वो 9 से रिड्यूस्ड हो जाएगा। लेकिन रिड्यूस करने के 2 मेथड्स हैं कि इस रिडक्शन इन रेवेन्यू को आपने रिकॉर्ड करना है बाय डेबिटिंग, मतलब डेबिट करोगे किसको, रेवेन्यू का अकाउंट को, सेल्स को कहता है डेबिट का, तो डायरेक्टली, तो सेल्स वैसे क्रेडिट नेचर है, तो आप डेबिट करोगे तो उसमें डिक्रीज आ जाएगा, रिडक्शन इन रेवेन्यू मिल जाएगा। बात क्लियर? या फिर और कवर्ड है बाय डेबिटिंग discount allowed account which is eventually deducted from sales revenue, similar to, मतलब आप लोगों ने अपनी सेल्स रिटर्न अलग से रिकॉर्ड की हुई होती है, यहां से डिस्काउंट अलाउड भी अलग से रिकॉर्ड हो जाएगा। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने लगेंगे आप लोगों ने अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड करना होता है, उस रेवेन्यू में ग्रॉस सेल्स में से सेल्स रिटर्न और डिस्काउंट अलाउड को माइनस करोगे तो ऑटोमेटिकली अपनी नेट अमाउंट पर आ जाए। एनी शो? अब ये थ्योरी क्लियर है सब बच्चों को? नेक्स्ट देखें, record the revenue to for a reduced net of discount amount if customer is expected to pay early. If the customer pays early as expected, the net amount is due as recorded early. तो राइट हैंड साइड वाली सिचुएशन में फर्स्ट सिचुएशन कि जिस तरह से हम लोगों ने कहा कि डिस्काउंट को अवेल कर जाएगा और वो भी डिस्काउंट को अवेल कर गया, तो आपने कैश को डेबिट, रिसीवेबल को क्रेडिट बाय जितनी अमाउंट आपने रिसीव, मैं आफ्टर डिस्काउंट जो अमाउंट आप रिसीव कर रहे हो वो। इफ कस्टमर डज नॉट पे अर्ली एज एक्सपेक्टेड, तो अब मैंने तो उसको अपना रेवेन्यू भी कम रिकॉर्ड किया हुआ है, अपना रिसीवेबल भी कम रिकॉर्ड किया हुआ है, लेकिन क्या उसने मुझे ग्रॉस अमाउंट पे करनी है, अब उसको डिस्काउंट नहीं मिलने वाला। तो कहते हैं
does not pay early as expected, that the additional amount received, अब मैंने उसको अपना रिसीवेबल कितनी अमाउंट से बनाया हुआ था 81 से, जबकि रिसीव कितना कर रहा हूं, तो कितनी एक्स्ट्रा अमाउंट रिसीव कर रहा हूं, तो वो उससे एडिशनल अमाउंट की बात कर रहा है कि वो जो एडिशनल अमाउंट आपने रिसीव की है उसको रिकॉर्ड करना है एज रेवेन्यू फ्रॉम ओरिजिनल सेल्स ट्रांजैक्शन। तो मैंने जाकर इसको अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड कर दिया था, मैंने सेल्स को क्रेडिट कर दिया था बाय 9। आप लोगों की एग्जांपल नंबर 2 होम असाइनमेंट है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।